हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो पिछला जो चैप्टर हमने डाला था आईटीआई फिटर से रिलेटेड रिविट, आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, पहले जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसकी बात कर लेते हैं। तो जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या होता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने आपसे कहा था कि आप एक टेबल बनाइएगा, एक क्वेश्चन पेपर बनाइएगा जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में जितना भी पढ़ाया है उससे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने उसे बनाया हो, अगर नहीं बनाया हो तो प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये चैप्टर हम ख़त्म कर लेंगे और आज के लेक्चर के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट डे जब हम रिविट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप ढूंढ पाए हैं और कितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर का कुछ ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट में भी हमने दो तरह के आपको जॉइंट बताए थे, परमानेंट और सेपरेबल। फिर हमने आपको बताया था कि हेड कैसे बनता है, तो हमने बताया था अपसेटिंग प्रोसेस से हेड बनता है, जिसके लिए ऑटोमेटिक हेडर मशीन का यूज़ करते हैं। फिर हमने आपको बताया था रिविट के जो पार्ट होते हैं, शैंक होता है रिविट में, हेड, शैंक और टेल, जिसको जो क्लोजिंग हेड बनता है, जिसको बाद में पॉइंट कहा जाता है। फिर हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड साइजेस और उनके ड्रिल साइज़, हमने ये दोनों बातें आपको पढ़ाई थी। फिर हमने आपको बताया था कि पंचिंग और ड्रिलिंग में ज़्यादा बेहतर कौन सा ऑपरेशन है अगर आप रिविट के लिए होल बना रहे हैं। फिर हमने आपको बताया कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे। देखिए, आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ लेंगे वो समझ लेते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ रिविट। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ लेंगे, ध्यान दीजिए, डिज़ाइन। मतलब डिज़ाइन में पूरी डिज़ाइनिंग तो हम नहीं सीखेंगे, लेकिन हम इतना जान लेंगे कि जितना हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पेपर में आता है। ठीक है, उसके बाद हम जान लेंगे कि टाइप्स ऑफ रिविट के बाद हम जान लेंगे रिविटेड जॉइंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो रिविट से बनते हैं, टाइप्स ऑफ रिविट जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। फिर इन दोनों के बीच में देखिए एक चीज़ हम और जानेंगे, मटेरियल ऑफ रिविट। आज हम जान लेंगे मटेरियल ऑफ रिविट, ये भी ध्यान रखिएगा। आज हम मटेरियल ऑफ रिविट भी जान लेंगे, टाइप्स ऑफ जॉइंट जान लेंगे। टाइप्स ऑफ जॉइंट में हम डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस को जान लेंगे। डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस कौन कौन सी हम लोग जान लेंगे, ध्यान दें। हम लोग पिच जान लेंगे, ट्रांसवर्स पिच जान लेंगे, डायगोनल पिच जान लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतनी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और साथ में अंत में डिस्कस होगा रिविट फेलियर, कि रिविट, जब हम रिविट जॉइंट बनाते हैं तो उसके फेल होने के कौन कौन से कारण हैं और किस किस तरीके से वो फेल हो सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना कुछ जानेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, वो भी टाइप्स ऑफ रिविट से। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ रिविट, सभी लोग ध्यान दें। तो आपके सामने दो रिविट बन के आ रहे हैं। पहला रिविट है स्नैप हेड रिविट। ध्यान दीजिए, स्नैप हेड रिविट जो है वो बहुत ही पॉपुलर रिविट है, जिसका प्रयोग कहाँ पर होता है, सामान्य इंजीनियरिंग कार्यों में, जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम है बटन हेड रिविट। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि पेपर में आ गया स्नैप हेड रिविट को कहते हैं। पेपर में आ गया, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने लगा दिया बटन हेड रिविट, ये बहुत सरल हो गया। इसके बाद देखिए, ये सबसे पॉपुलर है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, फ्लूइड टाइटनेस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये बॉयलर्स में यूज़ होता है, क्योंकि बॉयलर्स में आपको फ्लूइड टाइटनेस की ज़रूरत है। प्रेशर वेसल्स में होता है, वहाँ पर भी फ्लूइड टाइटनेस की ज़रूरत है। जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स में भी इसका यूज़ होता है। अब इसका जो डिज़ाइन है वो देख लीजिए। इसका डाया मान लीजिए D है, तो जो हेड साइज़ है वो 1.6 D होता है। ये जो हेड की ऊंचाई है वो 0.7 D होती है। और ये जो छोटा सा गैप आप बीच में देख रहे हैं क्लियरेंस के लिए, जहाँ पर ये जो होल होता है वहाँ पर प्रॉपरली बैठता है, इसके लिए हमने जो रखा है वो है 0.125 D। ठीक है, अगला देखिए रिविट कौन सा है। अगला रिविट है पैन हेड रिविट। पैन हेड रिविट को कोन हेड रिविट भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन, पैन हेड रिविट का दूसरा नाम क्या है, कोन हेड रिविट। ठीक है, डिज़ाइन आपके सामने है। वैसे मैं आपको बता दूं, डिज़ाइन आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा। ठीक है,
तो हम इसके यूजेस को समझ लेते हैं। मेनली जो है ये शिप के हल्स में यूज़ होता है, बॉयलर्स में यूज़ होता है, अधिकतर उन जगहों पे यूज़ होता है जिन जगहों पर, ध्यान दीजिए, जिन जगहों पर कोरोसिव एटमॉस्फेयर होता है। कोरोसिव एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ पर एटमॉस्फेयर में नमी रहती है, जहाँ पर आपके रिविट में जंग लगने का ज़्यादा चांस रहता है, वहाँ पर आप जो है पैन हेड रिविट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले 2 रिविट को देख लेते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए आपके सामने 3 रिविट बनकर आ रहे हैं, जिनमें से पहला रिविट है काउंटर संक हेड रिविट। इससे पहले अभी हमने 2 प्रकार के रिविट पढ़े थे। हमने इससे पहले 2 प्रकार के रिविट पढ़ लिए, कौन कौन से? स्नैप हेड और पैन हेड। अब हम तीसरा रिविट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो इसका हेड होता है वो आप फर्स्ट क्रम ऑफ जो कोन होता है ना, जो कोन को आप कट कर देते हो तो जो एक डिज़ाइन बन जाता है। आप जैसे कोन होता है ना, ये कोन होता है ऐसे, तो अगर आप इस हिस्से को कट कर दो तो ये जो हिस्सा है ना, ये फर्स्ट क्रम ऑफ कोन कहलाता है। ठीक है, तो यही हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, तो ये फर्स्ट क्रम ऑफ कोन की तरह दिखता है। इसका प्रयोग उन जगहों पे किया जाता है, ध्यान दीजिए, जिन जगहों पर हेड ना दिखाई देना हो। ठीक है, जिन जगहों पे हमें हेड ना दिखाई दे, इन जगहों पे हम करते हैं। यूजेस देखिए इसके क्या हैं। स्ट्रक्चरल वर्क में इसका यूज़ होता है, शिप हल्स में इसका यूज़ होता है, और बिलो द वाटर लाइन मतलब शिप का वह हिस्सा जो वाटर लाइन के नीचे रहता है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन देखिए इसका एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि जब आप काउंटर शंक होल बनाते हैं ना, जब आप काउंटर शंक होल बनाते हैं तो क्या होता है कि आपकी प्लेट जो है, क्योंकि ये जो है अंदर की ओर पूरा बैठ जाता है, इसको समझते हैं, ये जो है अंदर की ओर पूरा बैठ जाता है, जिसकी वजह से प्लेट की थिकनेस में कमी आ जाती है। जैसे ये प्लेट है मान लीजिए, तो ये अंदर की ओर बैठेगा। ठीक है, ये अंदर की ओर ऐसे बैठेगा, तो ये क्या करता है ना, प्लेट को जो है ये कमज़ोर कर देता है। ये जो है वो प्लेट की थिकनेस को कम कर देता है, जिससे प्लेट कमज़ोर हो जाती है। तो याद रखिएगा इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब जो सिचुएशन है वो अनअवॉइडेबल हो, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले रिविट के बारे में जान लेते हैं। अगला रिविट है फ्लैट हेड रिविट। तो देखिए फ्लैट हेड रिविट भी उन जगहों पे यूज़ होता है जिन जगहों पे हमें हेड को छुपाने की ज़रूरत तो हो, लेकिन ये प्लेट को कमज़ोर नहीं करता है। एक बात याद रखिएगा, ये प्लेट को कमज़ोर नहीं करता है। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि इसका साइज़ जो कम साइज़ के होते हैं ना, मतलब जिन फ्लैट हेड रिविट का साइज़ कम होता है, स्मॉल साइज फ्लैट हेड रिविट आर ऑल्सो कॉल्ड, ये ध्यान दीजिएगा, आर ऑल्सो कॉल्ड टिनमेंस रिविट। ये और क्या कहलाते हैं? टिनमेंस रिविट कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्लैट हेड रिविट जो छोटे साइज़ के होते हैं उनका नाम टिनमेंस रिविट भी है। पेपर में पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आखिरी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, नो डाउट आपकी किताब में और भी बने होते हैं, पर देखिए वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। उनमें 90 डिग्री 60 डिग्री फॉर मटेरियल यूज़ अलग अलग होता है। तो जो बेसिक डिज़ाइंस हैं वो हम पढ़ ले रहे हैं। बाकी अगर आपको और बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप किताब को प्रेफर कर सकते हैं, बुक को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि काउंटर शंक हेड रिविट क्या है? ये है हाफ काउंटर शंक। हाफ काउंटर शंक क्यों कह रहे हैं वो समझिएगा, क्योंकि ये 2 हेड का कॉम्बिनेशन है। ये 2 हेड का कॉम्बिनेशन है। स्नैप हेड प्लस काउंटर शंक हेड, 2 हेड को मिला दिया गया है, काउंटर शंक को और स्नैप हेड को। तो हमने ये बनाया है हाफ काउंटर शंक हेड रिविट बना लिया है। अब देखिए यूज़ क्या है, तो पहले फ्लैट हेड का रिविट का यूज़ जान लेते हैं। तो फ्लैट हेड का रिविट देखिए कहाँ पे यूज़, कहाँ पे है? शीट मेटल में इसका यूज़ है, शीट मेटल में होता है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है ये समझिए, इसका यूज़ होता है बकेट्स में, ठीक है, और एयर कंडीशनिंग डक्ट में। और जहाँ पे भी आप शीट मेटल के डक्ट बने हुए देखते हैं उन सब जगहों पर आप फ्लैट हेड रिविट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एयर कंडीशनिंग डक्ट। अब देखते हैं कि काउंटर शंक हेड रिविट का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग भी हम कहाँ पे करते हैं? शीट मेटल्स में। इसका प्रयोग भी शीट मेटल्स में होता है। ठीक है,
और शीट मेटल में भी कहाँ तक होता है, अप टू 10 mm साइज तक, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ तक होता है, अप टू 10 mm थिकनेस तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी रिविट्स के बारे में। आपकी बुक में बहुत सारे रिविट बने हुए हैं, पर अगर आप ध्यान देंगे तो वो इन्हीं रिविट्स का जो हैं अलग अलग फॉर्म्स हैं। मतलब किसी में यहाँ का एंगल जो है 90 कर दिया गया है, किसी में 60 कर दिया गया है, किसी में 120 कर दिया गया है। तो वो यही हैं पर अलग अलग एंगल्स पे हैं। इसलिए हमने बेसिक हेड रिविट के बारे में पढ़ लिया है और इनके यूसेस को भी जान लिया है, इनके दूसरे नाम क्या होते हैं ये भी जान लिया है। अभी हमने 10 मिनट की क्लास ली है और 10 मिनट में आपने बहुत कुछ जान लिया है। देखिए आपने बहुत कुछ कैसे जान लिया, आपने पेन हेड का दूसरा नाम जान लिया है, आपने स्नैप हेड का दूसरा नाम जान लिया है, आप टिनमैन्स रिविट किसे कहते हैं ये जान गए हैं, शीट मेटल कितनी थिकनेस होनी चाहिए वो आप जान गए हैं, ठीक है। एयर कंडीशनिंग डक्ट में किस प्रकार के रिविट का प्रयोग होता है आप वो जान गए हैं। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आपकी जानकारी बढ़ती जा रही है और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। इसके अलावा चलिए कुछ खास बातें जानते हैं डिज़ाइन के ही बारे में, कि जो रिविट का शैंक होता है उसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी हो सकती है, ठीक है। लेंथ ऑफ द शैंक, क्या लेंथ ऑफ द शैंक, देखिए क्या होगी। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए 2 प्लेटें आप जोड़ रहे हैं, 2 प्लेटें आप जोड़ रहे हैं, तो ये कहते हैं कि शैंक की मैक्सिमम लंबाई कितनी होगी। इनका ये कहना है कि इस शैंक की मैक्सिमम लंबाई कितनी होगी। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी लंबाई T1 होनी चाहिए, इसकी T2, और ये पार्ट जो बाहर है ना जिससे क्लोजिंग हेड बनेगा मैंने उसको कह दिया A। तो जिससे क्लोजिंग हेड बनेगा मैंने उसको क्या कह दिया, A कह दिया, मैंने उसे A कह दिया। तो टोटल लंबाई कितनी हुई, टोटल लंबाई हुई, शैंक की लंबाई मैं लेंथ लिख दे रहा हूँ, हो गई T1 + T2 + A। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो A की वैल्यू हो सकती है 0.7 D से लेकर, अगर इसकी डाया D है तो 0.7 D से लेकर 1.3 D तक हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 20 mm की 2 प्लेटों को जोड़ने के लिए रिविट के शैंक की लंबाई बताइए। तो आप बहुत आसानी से बता देंगे, लेकिन रिविट का डाया आपको दिया हो, मान लीजिए रिविट का डाया दिया हुआ है आपको 12 mm, ठीक है। रिविट का डाया आपको दिया है 12 mm, तो आप क्या लिखेंगे, लेंथ कितनी होगी 20 + 20, यानी 2 प्लेटें हैं 20 + 20 प्लस 1.3 D। अगर आपसे मैक्सिमम लेंथ पूछता है तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले फैक्टर को लेंगे, तो 1.3 × D कितना है 12। इन सबको जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और ये कितनी आएगी, ये मैक्सिमम लेंथ आएगी, क्यों, क्योंकि आपने ये मैक्सिमम फैक्टर लिया है, ठीक है। तो ऐसे हम रिविट के शैंक की लेंथ को निकाल सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे सीखते हैं कि जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, और उससे पहले हम ये सीखते हैं कि रिविट का मटेरियल क्या होता है, ठीक है। सभी लोग ध्यान दीजिए, मटेरियल ऑफ रिविट क्या होता है। देखिए मटेरियल ऑफ रिविट कई प्रकार के मटेरियल से बनाए जाते हैं, अभी उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अधिकतर जो एप्लीकेशंस हैं, फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो है रिविट जो होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। जो स्टील रिविट होते हैं इनमें भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है हॉट रोल्ड स्टील और एक होती है हाई टेंसाइल स्टील। कभी पेपर में आ जाए इस वजह से हमने आपको बता दिया कि स्टील रिविट की भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक हॉट रोल्ड प्रोसेस से बनाए जाते हैं और एक टेंसाइल स्टील होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तीसरा है जब कहीं पे कोरोसिव एटमॉस्फेयर होता है तब हम कौन से स्टील का प्रयोग करते हैं, स्टेनलेस स्टील का, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा फॉर कनेक्टिंग नॉन फेरस मेटल्स, यानी नॉन फेरस मेटल्स को जोड़ने के लिए
हम कॉपर का यूज़ कर सकते हैं, ब्रास का यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉन्ज का यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम एलॉयज़ का यूज़ कर सकते हैं। इतने प्रकार के रिविट जो हैं वो नॉन फेरस मेटल्स को जोड़ने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। एयरक्राफ्ट में भी रिविट्स का प्रयोग होता है। तो देखिए एयरक्राफ्ट में कौन से रिविट्स का प्रयोग हो सकता है? जो एल्युमिनियम एलॉय से बने हों उनका हो सकता है, टाइटेनियम के बने हों उनका हो सकता है, और निकल बेस्ड एलॉय के भी रिविट्स का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। एक बात और भी है कि मान लीजिए हमारा जो पार्ट है, हमारी जो मशीन है या जो भी हम असेंबली बना रहे हैं वो अधिकतर कोरोसिव एटमॉस्फेयर में रहती है। तो कोरोजन से बचने के लिए अधिकतर ऐसा किया जाता है कि जिस मेटल की हमारी प्लेटें होती हैं ना, रिविट भी हम उसी मेटल का प्रयोग कर लेते हैं। ये बात याद रखिएगा। बाकी आप जानते हैं कि खिलौनों में भी छोटे छोटे प्लास्टिक के भी रिविट लगे होते हैं। तो रिविट आप किसी भी मटेरियल के बना सकते हैं, पर जनरली जो मटेरियल यूज़ होता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। चलिए अब अगली चीज़ देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिविट जॉइंट्स। ठीक है, उसी से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। टाइप्स ऑफ रिविट जॉइंट्स। ठीक है, तो रिविट जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिए, आप सभी को पता है रिविट जॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक और प्रकार होता है डायमंड जॉइंट, अभी हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, रोज़ के हिसाब से होता है, याद रखिएगा। पर बेसिक जो जॉइंट्स हैं वो दो ही प्रकार के हैं। वो कौन से हैं? वो हैं लैप जॉइंट और बट जॉइंट। लैप जॉइंट और दूसरा कौन सा है? बट जॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं कि लैप जॉइंट और बट जॉइंट क्या होता है। तो पहली चर्चा कर लेते हैं लैप जॉइंट के ऊपर। तो लैप जॉइंट के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, लैप जॉइंट क्या होता है। तो देखिए लैप जॉइंट होता है, इन दो मार्कर की सहायता से हम समझाते हैं। मान लीजिए कि ये दो प्लेटें हैं, तो दोनों प्लेटें जब एक दूसरे पे ओवरलैप कर दी जाती हैं और यहाँ पर रिविटिंग की जाती है तो ये बन जाता है लैप जॉइंट। ठीक है, जैसा कि ये डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है। तो ये एक लैप जॉइंट असेंबली है। देखिए कैसे, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप्ड हैं और एक रिविट से जुड़ी हुई हैं। ये रिविट आपको सामने से एक दिख रहा है, मतलब आप जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये आपको एक दिखेगा, पर जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो इसमें कितने रिविट लगे हुए हैं वो नीचे बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया और ये हो गया आपका टॉप व्यू। अब ध्यान दीजिए, अगर एक ही रो है, ध्यान दें, अगर एक ही रो है फॉर वन रो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर वन रो इसका नाम हो जाएगा सिंगल रो लैप जॉइंट। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसी दो रो हो जाती। दो रो कैसे हो जाती? ध्यान दीजिए, अगर ये ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती, ये ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती, तब क्या होता? हम यहाँ पे ऐसे दो रिविट लगा देते। हम यहाँ पर क्या करते? दो रिविट लगा देते। मतलब कि अगर ये यहाँ तक होता तो हम यहाँ पे दो रिविट लगा देते, एक रिविट यहाँ लगा देते और एक रिविट यहाँ लगा देते। ठीक है, तो ये बन जाता डबल रो लैप जॉइंट। तो ये क्या बन जाता है? डबल रो लैप जॉइंट। ये बात याद रखिएगा, जितनी रोज होती हैं ना ये उतना ही बन जाता। जितनी रो, वन रो है तो सिंगल रो, दो रो हैं तो डबल रो, तीन रो हैं तो ट्रिपल रो। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ जानने वाली बातें हैं, उनको समझ लेते हैं। एक ही रो में ध्यान दें, एक ही रो में जब दो रिविट के सेंटर के बीच की दूरी लेते हैं तो इसे कहते हैं पिच। इसे क्या कहते हैं? पिच। मैं इसको स्मॉल पी से दिखा रहा हूँ, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर एक ही रो में दो रिविट के बीच के सेंटर की दूरी जो कॉन्जिक्यूटिव हों, यानी कि एक के बाद एक हों, तो उनके बीच की दूरी अगर हम लेंगे तो वो पिच कहलाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर दो रो हैं तो दोनों रो में जो रिविट आमने सामने हैं, दोनों रो में जो रिविट आमने सामने हैं उनके बीच की जो दूरी है ना वो कहलाएगी ट्रांसवर्स पिच। इसको मैं पीटी लिख देता हूँ। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा कि यदि सिंगल रो है या डबल रो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही रो के दो रिविट जो आसपास हैं, ठीक है, नेबरहुड, एक ही रो के दो रिविट के बीच की सेंटर की दूरी ले लें,
तो बन जाएगी पिच। और अगर दो रो में जो रिविट आमने सामने है ना, यानी दो रो के बीच की दूरी, आप इसको समझो। ट्रांसवर्स पिच क्या है कि पहली रो से दूसरी रो कितनी दूरी पे है, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स पिच। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स पिच। अब देखिए एक्चुअली क्या है ना, पैटर्न भी दो तरीके का होता है। एक होता है चेन पैटर्न, ठीक है, एक होता है चेन पैटर्न, और एक होता है ना जिगजैग, एक होता है जिगजैग। तो देखो चेन पैटर्न तो ये आपके सामने बना हुआ है, एक के बाद एक रो में जो है रिविट जब लगे होते हैं तो वो चेन पैटर्न हो जाता है। लेकिन अगर जिगजैग पैटर्न बनाना होता तब कैसे बनाते हैं? तो देखिए तब ऐसे बनाते हैं कि ये जो दूसरी रो है ना, ये जो दूसरी रो है उसका पहला रिविट इन दोनों के बीच में लगाते हैं, फिर दूसरा रिविट इन दोनों के बीच में लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये बन जाता आपका जिगजैग पैटर्न। ये देख रहे हैं, ये जिगजैग बन रहा है ना, तो ये पैटर्न क्या बन जाता? जिगजैग पैटर्न। अब देखिए जिगजैग पैटर्न में ये जो है ना, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की जो दूरी है ना, ये कहलाती है डायगोनल पिच। मैं इसको PD से दिखा देता हूँ। इसको क्या कहते हैं? डायगोनल पिच। तो देखिए ट्रांसवर्स पिच भी इसमें होगी। ट्रांसवर्स पिच क्या है? दो रो के बीच की दूरी। तो अगर इसको ऐसे आगे बढ़ा दें तो इनके बीच की दूरी होगी नो डाउट, लेकिन इसमें एक डायगोनल पिच भी होगी। डायगोनल पिच होगी क्यों? क्योंकि डायगोनल पिच क्या है, जब हम जिगजैग पैटर्न बनाते हैं तो एक रिविट डायगोनली जो है दूसरे रिविट पे आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इसे डायगोनल पिच कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। चलिए अब इन पर चर्चा कर लेते हैं कि पिच क्या होता है, ट्रांसवर्स पिच क्या होता है और डायगोनल पिच क्या होता है, ये याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि पैटर्न कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, चेन पैटर्न और जिगजैग पैटर्न। ठीक है, तो चलिए आगे की चर्चा करते हैं कि पिच क्या होती है। तो सभी लोग ध्यान दें, आपके बोर्ड पे दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं। पहली लिखी हुई है पिच की, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द वन रिविट टू द सेंटर ऑफ द एडजेसेंट रिविट। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या थी कि अभी अभी हमने आपको समझाया था कि जब एक ही रो में, ध्यान दें, जब एक ही रो में रिविट लगे हों तो उनके सेंटर के बीच की दूरी जो है वो पिच कहलाती है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द वन रिविट टू द सेंटर ऑफ द एडजेसेंट रिविट। ठीक है, तो जो साथ में एडजेसेंट में जो रिविट है उसके बीच की हमने दूरी ले ली, तो वो P बराबर क्या बन गई? 3D बन गई। ठीक है, इसके मान किसके बराबर होता है? इसका मान बराबर होता है P बराबर 3D के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मार्जिन क्या होता है। देखिए पिछले डायग्राम में जो है मार्जिन हमने नहीं समझाया था, तो एक बार हमें फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। मार्जिन क्या है? मार्जिन देखिए इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, तो जो एज होती है ना, ये जहाँ पर जो प्लेट जोड़ी जाती है उसकी जो एज होती है उससे जो पहला रिविट होता है ना, पहले ही रो का जो रिविट होता है, अगर सेंटर से इसकी दूरी लें तो यही मार्जिन कहलाती है। और मार्जिन बराबर होता है 1.5D। ठीक है, मार्जिन बराबर होता है 1.5D। कॉर्नर से जो पहला रिविट है उसके सेंटर के बीच की दूरी लेते हैं। देखिए ये फेलियर के लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्जिन कम से कम इतना ज़रूर हो। इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, पर इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो टीयरिंग का खतरा रहता है। अभी हम बात करेंगे रिविट के फेलियर्स में तो आपको समझ में आएगा कि टीयरिंग क्या है। पर यहाँ पे आप ये समझिए कि फेलियर ना हो इसके लिए कम से कम मार्जिन 1.5D होना ही चाहिए। ठीक है, तो मार्जिन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द प्लेट एंड सेंटर ऑफ द रिविट इन द नियरेस्ट रो। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड मार्जिन। और ये किसके बराबर होता है? m = 1.5D। ठीक है, चलिए आगे दो डेफिनेशन देख लेते हैं, ट्रांसवर्स पिच और डायगोनल पिच। तो देखिए ट्रांसवर्स पिच क्या होती है। अभी हमने आपको समझाया था कि अगर एक ही रो है तो उसमें तो ट्रांसवर्स पिच नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए दो रो हैं, मान लीजिए कितनी रो हैं? दो रो हैं, तब क्या होता है ना कि दोनों रो के जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों रो के जो बीच की डिस्टेंस है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स पिच। ठीक है, वैल्यू किसके बराबर होती है? ध्यान दीजिए, तो चेन रिविटिंग में वैल्यू बराबर होती है 0.8 P के, यानी पिच का 0.8 टाइम्स होती है ट्रांसवर्स पिच।
और अगर जिग जैग रिविटिंग है तो ट्रांसवर्स पिच किसके बराबर होती है, तब ट्रांसवर्स पिच बराबर होती है 0.6 पी के। ठीक है, पी यहाँ पर पिच है, याद रखिएगा। ठीक है, और पिच की वैल्यू किसके बराबर होती है, 3D के बराबर होती है। अभी अभी हमने पीछे समझ लिया है। चलिए अब अगली चीज़ समझते हैं कि डायगोनल पिच क्या होती है। तो ध्यान दें, डायगोनल पिच क्या होती है। देखिए, तो डायगोनल पिच के बारे में अभी अभी हमने समझा था कि जब जिग जैग रिविटिंग होती है, ध्यान दीजिए, जब जिग जैग रिविटिंग होती है तो जो एडजेसेंट रो में जो रिविट है, जो एडजेसेंट रो में रिविट है, तो पहली रो और दूसरी रो के रिविट के बीच के सेंटर की दूरी ही डायगोनल पिच कहलाती है। अभी अभी हमने समझा था इस बात को, एक बार फिर से समझ लिया। और इसका देखिए फॉर्मूला भी होता है। डायगोनल पिच निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2p + d/3। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। p की जगह पे हम 3d लिख सकते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 6d + d/3, तो ये बराबर आ जाएगा 7d/3 के, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये डायगोनल पिच होती है। चलिए अगली चीज़ सीखते हैं कि बट जॉइंट क्या होता है। देखिए, तो बट जॉइंट सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पहले से भी आता होगा। तो बट जॉइंट देखिए क्या है। तो ये दोनों मान लीजिए प्लेटें हैं, तो प्लेटों को हेड टू हेड जोड़ना, ऐसे जोड़ना। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं ना, इसके ऊपर भी एक प्लेट रख देते हैं, इसके ऊपर भी एक प्लेट रख देते हैं और फिर रिविटिंग कर देते हैं। इसमें समझिए, डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। डायग्राम ये कह रहा है कि दो प्लेटों को हेड टू हेड रख दिया गया। ये दो प्लेटें हैं, इनको हेड टू हेड रख दिया गया। अब इन्हें किसी रिविट से जोड़ना है। तो रिविट से जोड़ने के लिए भाई यहाँ पे तो रिविटिंग कर नहीं सकते क्योंकि अभी तो यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है। तो हमने ऊपर एक स्ट्रैप लगा दी। क्या लगा दी, एक स्ट्रैप लगा दी। अभी स्ट्रैप की थिकनेस कितनी होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, अब दोनों तरफ हम रिविटिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रिविटिंग करेंगे। एक रिविट इधर लगाएंगे और एक रिविट हम इस तरफ लगाएंगे। ठीक है, तो ये दो रिविट लग गए। ये हमारी प्लेट है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी दो प्लेटें हैं जिन्हें हमने जोड़ा है, और ये हमारी स्ट्रैप है जिसको रखकर हमने जोड़ा है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर ज्वाइंट है, जहाँ पर ज्वाइंट है ना, ये दो प्लेटों का जो हेड है जहाँ पे जुड़ रहा है, उसके एक साइड को देखिए। तो एक साइड में कितने रिविट हैं, एक, ध्यान दीजिएगा, एक। तो ये अगर सिंगल व्यू में देख रहे हैं, अगर फ्रंट व्यू में देख रहे हैं, अगर टॉप व्यू में देखेंगे तो आपको पूरी रो दिखाई देगी। ऐसे ही इधर से देखेंगे तो इधर से भी पूरी रो दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको तो दो रो दिख रही हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको कितनी रो दिख रही हैं, दो, लेकिन नहीं, रो यहाँ पर एक ही है। कैसे, जहाँ पर ज्वाइंट है ना उसके दोनों तरफ को नहीं गिनेंगे, एक तरफ को गिनेंगे। तो एक तरफ को कितनी रो है, एक। ठीक है, अगर दोनों तरफ दो दो रो हो जाती, यानी कि टोटल तुम्हें दिखती कितनी, 4। बट ज्वाइंट में जितनी दिख रही होती हैं उसकी आधी होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो रो हो जाती 2। क्यों, क्योंकि जहाँ पे ज्वाइंट होता है उसके एक ही तरफ की गिनती की जाती है। तो अगर आपको इधर से 2 रिविट दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 2 रो हैं। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बट ज्वाइंट है और प्लेट के दोनों तरफ रिविट लगना जरूरी था, इसलिए ये सिंगल रो ही कहलाएगी। ठीक है, सारी डेफिनेशंस इसमें सेम रहेंगी, सारी डेफिनेशंस इसमें सेम रहेंगी। ट्रांसवर्स पिच इसमें होगी, नो डाउट। इसमें पिच भी होगी, नो डाउट। डायगोनल पिच भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जिग जैग रिविटिंग कर सकते हैं आगे पीछे। लेकिन एक बात यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि भाई जहाँ पे ज्वाइंट है उससे एक तरफ कोई देखेंगे, दिखने में 2 रो हैं पर रो है एक ही। अगर आपको डबल रो बनानी होती तो आप यहाँ पर एक और रिविट लगाते दोनों तरफ, तब ये डबल रो बनती। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या समझना है हमें बट ज्वाइंट में। तो बट ज्वाइंट कई प्रकार के होते हैं। देखिए, जब हम, ध्यान दीजिएगा,
ये हमने एक बट ज्वाइंट का एक कंडीशन बना दी, ठीक है। तो जब हम एक स्ट्रैप का प्रयोग करते हैं तो ये सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट बन जाता है, ठीक। अगर हम 2 स्ट्रैप का प्रयोग करते हैं तो ये डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट बन जाता है, ठीक। अब देखिए इसकी रो की संख्या के हिसाब से भी इसका नाम बदलता है। जैसे अगर सिंगल रिवेटिंग करते यानी सिंगल रो होता तब इसे कहते सिंगल रो सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, ठीक है। मतलब सिंगल स्ट्रैप सिंगल रो बट ज्वाइंट। अगर 2 रो लगी हुई हैं और 2 ही स्ट्रैप लगी हुई तब क्या कहेंगे, डबल स्ट्रैप डबल रो बट ज्वाइंट। नाम आप अपने हिसाब से बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे, जितनी रो है उसका नाम लिखना है, जितनी स्ट्रैप है उसका नाम लिखना है। सिंगल है तो सिंगल स्ट्रैप, और अगर रो डबल हो गई तो आप डबल रो लिखते, ठीक है। मैं एक नाम लिख रहा हूँ, सिंगल रो बट ज्वाइंट, ठीक है। तो इसी से आप बदल लेंगे। अगर रो डबल हो जाए, सॉरी स्ट्रैप डबल हो जाए तो डबल स्ट्रैप सिंगल रो। अगर डबल स्ट्रैप और डबल रो हो जाए तो डबल स्ट्रैप डबल रो बट ज्वाइंट। तो इसी नाम को आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ ये देख करके कि उसमें कितनी स्ट्रैप लगी हैं और कितनी रो है, ठीक है। नाम के लिए याद क्या रखना है, स्ट्रैप की संख्या पहले बता दीजिए, रो की संख्या बाद में बता दीजिए। बट ज्वाइंट है ये कैसे पता चलेगा, हेड टू हेड ये रखे हुए हैं, दोनों को सामने सामने से जोड़ा गया है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो ये होता है बट ज्वाइंट, ठीक है। अब इसकी प्लेट की थिकनेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए बट ज्वाइंट में स्ट्रैप की थिकनेस कितनी होगी। देखिए स्ट्रैप प्लेट की थिकनेस इतनी होती है, कैसे पता लगाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका बट ज्वाइंट है, ये आपका बट ज्वाइंट है, तो बट ज्वाइंट में प्लेट की थिकनेस मान लीजिए दी हुई है T। बट ज्वाइंट में प्लेट की थिकनेस दी हुई है T, ठीक है। तो जो स्ट्रैप की थिकनेस है ना T1, अगर सिंगल है, अगर सिंगल स्ट्रैप है तो ये होती है 1.125 T, यानी कि T का 1.125 टाइम्स होती है, ठीक है। ये हो गई आपकी जब सिंगल स्ट्रैप हो, कितनी हो, सिंगल स्ट्रैप। और जब डबल स्ट्रैप हो यानी कि नीचे भी एक स्ट्रैप हो तो T1 की वैल्यू होती है 0.625 T, ठीक है। ये किसके लिए है, डबल स्ट्रैप के लिए, डबल स्ट्रैप, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि कुछ बच्चों ने देखा होगा कि इसकी वैल्यू 1.25 भी होती है और इसकी वैल्यू 0.75 भी होती है। तो ये कब होती है ये भी जान लीजिए, जब प्लेट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवन हो। जब प्लेट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो, यानी कि कहीं पे मोटी कहीं पे पतली हो, तब हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो इससे काम चल जाता है। तो ये कुछ बट ज्वाइंट के बारे में जानकारी थी, जिसमें हमने क्या क्या जान लिया। हमने जान लिया कि भाई प्लेट की थिकनेस कितनी होगी, सॉरी स्ट्रैप की थिकनेस कितनी होगी, ये सब हमने जान लिया है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि रिविट्स में जो फेलियर्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। भाई सभी लोग ध्यान दें कि रिविट में फेलियर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए शेयरिंग फेलियर हो सकता है, टेंसाइल फेलियर हो सकता है, क्रशिंग फेलियर हो सकता है और टीयरिंग फेलियर हो सकता है। एक एक करके समझते हैं कि शेयरिंग फेलियर क्या है। तो समझिए कि ये 2 प्रकार का होता है, एक तो रिविट शेयर फेलियर हो जाए, दूसरा प्लेट का शेयर फेलियर हो जाए, है ना। एक तो रिविट का शेयर फेलियर हो जाए, शेयर फेलियर ऑफ रिविट, या फिर शेयर फेलियर ऑफ प्लेट। दोनों ही चीज़ें शेयर से फेल हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, सभी लोगों को मेरे हाथ दिखाई दे रहे होंगे। देखिए जैसे कि आपने ना ऐसे करके रिविटिंग की, ठीक है, इन दोनों प्लेटों को रिविट किया। अब क्योंकि आपने इन्हें मोड़ा है तो ये प्लेटें बाहर को ऐसे भागना चाहती हैं, ऐसे भागना चाहती हैं। तो जब ये एक प्लेट इधर को भागना चाहती है और एक प्लेट इधर को भागना चाहती है तो ये कौन सी कंडीशन बन जाती है, ये कंडीशन बन जाती है शेयर की, ये कंडीशन बन जाती है शेयर की। इसको ऐसे डायग्राम से समझिए कि ये हमने एक लैप जॉइंट बना दिया,
ये हमने एक लैप जॉइंट बना दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने एक लैप जॉइंट बना दिया। तो यहाँ पे जो रिविट है, यहाँ पे जो रिविट है, ये प्लेट मान लीजिए ये प्लेट भाग रही है इधर को और ये प्लेट भाग रही है इधर को, एक बल इधर को लग रहा है और एक बल इधर को लग रहा है। तो आपको पता है कि दो अपोजिट बल जो एक ही क्रिया रेखा में यानी एक ही लाइन ऑफ एक्शन में ना हो तो वो कौन सा फोर्स बना लेते हैं, वो शियर फोर्स बना लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये प्लेट भाग रही है इधर और ये प्लेट भाग रही है इधर, तो ये रिविट यहाँ से ब्रेक कर जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया शियर फेलियर ऑफ रिविट। लेकिन अगर प्लेट का फेलियर होता तब क्या होता, तब क्या होता कि रिविट तो वहीं का वहीं रहता, ध्यान दीजिएगा, रिविट नहीं टूटता, तब प्लेट ही टूट कर चली जाती, तब क्या बन जाता, वो प्लेट फेलियर बन जाता, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। टेंसाइल फेलियर क्या है ये भी समझिए। टेंसाइल फेलियर क्या है, तो इसको भी समझने के लिए टेंशन क्या होता है, जब आप मान लीजिए आपने बट जॉइंट बनाया, ठीक है, और बट जॉइंट की प्लेटें जो हैं बाहर को ऐसे, हमने तो ऐसे जोड़ा है, लेकिन ये वाली प्लेट इस तरफ को भागना चाहती है और ये वाली प्लेट इस तरफ को भागना चाहती है, तो ये टेंशन में आ गई। तो अगर ये प्लेट यहाँ से क्रैक हो जाए तो क्या होगा, टेंसाइल फेलियर बन जाएगा। तीसरा है क्रशिंग फेलियर। देखिए इसमें ये बहुत आसान है, इसमें क्या होता है, आप इसका टॉप व्यू समझिएगा। ये आप किसी रिविटेड प्लेट को टॉप व्यू से देख रहे हैं और ये रिविट है, तो रिविट जो है प्लेट को क्रश करते हुए धीरे धीरे करके बाहर की ओर आ जाए तो वो क्या बनाएगा, क्रशिंग फेलियर। मतलब एक तरफ को रिविट जो है वो प्लेट को क्रश करता हुआ बाहर निकल जाए तो वो क्या बन जाएगा, क्रशिंग फेलियर। अगला क्या है, टीयरिंग। टीयरिंग क्या होता है ये भी समझ लीजिए। टीयरिंग होता कब है, जब आप मार्जिन सही ना रखें। अगर आप मार्जिन को सही नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आपने मार्जिन यहाँ पे आपने लगाया और मार्जिन आपने कम रखा, मार्जिन यानी 1.5D से कम रखा, तो क्या होगा कि ये प्लेट जो है ना यहाँ से ऐसे करके ब्रेक कर जाएगी, ऐसे करके, ऐसे है जैसे ये प्लेट है, यहाँ पे आपने रिविट लगाया तो ये ऐसे करके खुल जाएगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ में कील ठोकते हैं, ध्यान दीजिएगा, और एकदम किनारे पे ठोकते हैं तो आप देखते हैं कि बाहर की ओर से उसमें जो है दरार आने लगी है। यही दरार जो है एक्चुअली टीयरिंग है, ठीक है। इतनी पास में प्लेट के एज के इतनी पास में हमने रिविटिंग कर दी कि एज पर वो जो है अपने आप ही खुल गई, ठीक है, तो वो कहलाई टीयरिंग। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ फेलियर्स थे, हमने वैसे सभी तरीके के फेलियर्स को कवर कर लिया है। शेयरिंग फेलियर, जब कंडीशन ऑफ शेयर आ जाए वो कैसे आएगी, लैप जॉइंट में नीचे वाली प्लेट बाहर को भागना चाहती है, ऊपर वाली प्लेट बाहर को भागना चाहती है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। टेंसाइल फेलियर कब आ सकता है, आप इसका सिंपल सा एग्जांपल बट जॉइंट में समझिए। बट जॉइंट में एक प्लेट इधर को भागना चाहती है, एक प्लेट इधर को भागना चाहती है, तो टेंसाइल में आ गया। क्रशिंग में क्या हुआ, क्रशिंग में रिविट क्रश करते करते खुद ही एक तरफ से बाहर आ गया। टीयरिंग में क्या हुआ, हमने कॉर्नर पे इतनी पास में रिविटिंग कर दी कि हमारी जो एज है वो जो है वो खुल गई और दरार पड़ गई, ठीक है, तो वो कहलाएगा टीयरिंग। तो ये कुछ जानकारी थी रिविट के बारे में, और ये लगभग सारी जानकारी आपको रिविट के बारे में दे दी गई है। आज हमने आपको टाइप्स ऑफ रिविट बताया, वो उनका प्रयोग कहाँ होता है, रिविट के शैंक की लंबाई कितनी होती है वो भी हमने आज आपको बताया, और हमने आपको बताया कि मटेरियल क्या होता है। फिर हमने पढ़ा लैप जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट क्या होता है, उसमें भी हमने 3-4 चीज़ें जान ली, जैसे कि हमने जान लिया मार्जिन क्या होता है, हमने जाना टीयरिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, पिच क्या होता है, डायगोनल पिच क्या होता है, हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में हम रिविट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसे एक पूरे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप इन दोनों लेक्चर्स को, जो इससे पहले आया था उसको और इसको अगर आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि रिविट का कोई क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।